हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों ये। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अर्थात समाकल गणित का मूलभूत प्रमेय। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में भी ये थ्योरम पूछा जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में लिखा गया है और थ्योरम का प्रूफ भी ज्यादा बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखो यहां तक थ्योरम प्रूफ हो गया है और बहुत ही सरल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। और दोस्तों भले ही आप इसको इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हैं, परंतु आप तनिक भी चिंता ना कीजिए। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये थ्योरम पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। परंतु एक खास बात यह है दोस्तों कि इस थ्योरम को पढ़ने से पहले, इस थ्योरम को समझने से पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने लिमिट डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी को वहां पे समझा हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। तो जब आप वो वाली डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे कि भैया रीमान सम क्या होता है, किस तरीके से हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी को, लिमिट डेफिनेशन उसकी किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला वहां पर क्या है, तो वो तमाम प्रकार की चीजें उस वीडियो में डिस्कस की गई है। और उस डेफिनेशन का इस थ्योरम में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, मतलब यहाँ पे भरपूर उसका प्रयोग हुआ है, उस डेफिनेशन का, उस कंसेप्ट का। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस वीडियो को पहले देखें और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। आप ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उसके थंबनेल में आप लेक्चर क्रमांक देखिएगा कौन सा है। तो जो लेक्चर क्रमांक आपको यहाँ पे दिखेगा इस वीडियो के थंबनेल में, उससे ठीक एक क्रमांक पहले वाला वीडियो वो है। और उस क्रमांक का वीडियो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप क्रमांक देख लीजिएगा इस वीडियो का, उससे एक क्रमांक पहले वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख करके फिर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स शुरू से शुरू करते हुए, बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हुए, हर एक लेक्चर के सभी वीडियोस को आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक सीरियल वाइज, लेक्चर क्रमांक वाइज अरेंज करके यहाँ पे दिए गए दोस्तों। मतलब आपके लिए कितना बढ़िया हो गया कि आप सारे के सारे कंसेप्ट, थ्योरम्स, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो भी लाइन से। मतलब कौन सा टॉपिक पहले या कौन सा टॉपिक बाद में, इसके क्रम निर्धारण में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले से उसमें लेक्चर क्रमांक वाइज अरेंज करके उन सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं। तो आप जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और थ्योरम अच्छा लगे, समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों आपके पूरे ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स में। साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको भरपूर मदद मिलेगी इस चैनल से। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए हम थ्योरम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसका प्रूफ। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई फंक्शन f जो कि क्लोज्ड इंटरवल a b से r में डिफाइंड है। ठीक है, कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है, अर्थात परिबद्ध फलन है और रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये f कैसा है? बाउंडेड एंड रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, अर्थात परिबद्ध एवं रीमान समाकलनीय फलन है। किसमें? क्लोज्ड इंटरवल a b में। लेट कैपिटल F बी ए फंक्शन सच दैट कैपिटल F डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल f। मतलब कैपिटल F कैसा फंक्शन है? तो कैपिटल F एक ऐसा फंक्शन है कि इस कैपिटल F का डेरिवेटिव अर्थात इसका अवकलज कौन है? स्मॉल f है। क्लोज इंटरवल a b में इस कैपिटल F का अवकलज कौन है? स्मॉल f है। ठीक है, यानी इसको अवकलन करने से स्मॉल f मिलता है। देन
एंड इंटीग्रेशन a टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो ये सिद्ध करना है दोस्तों अपने को, हमारा टारगेट ये है। ठीक है, आखिर इस स्टेटमेंट से हमें क्या सीखने को मिला कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? देखो, कैपिटल एफ का अवकलज कौन है? स्मॉल है। और वहीं स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन, जो कि हमें सिद्ध करना है कि स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कौन है? एफ बी माइनस एफ है, मतलब वास्तव में कैपिटल एफ एक्स है, और उसी पर ये लिमिट टर्म करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके अपने को दिखाई दे रहा है। भाई निश्चित समाकलन में ही होता है ना, भी जो भी अपने को फंक्शन मिला है समाकलन करने के बाद उसमें एक्स के स्थान पर अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगते, तो वही चीज तो है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि स्मॉल एफ का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कौन है? कैपिटल एफ है। तो आखिर वही चीज है, यही समाकलन का मेन काम है कि अगर एक फंक्शन का अवकलज दूसरा फंक्शन है तो समझ जाओ उसका समाकलन पहला फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक, क्योंकि देखो जब भी आप एक्चुअली आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल है तो स्मॉल एफ का जब आप समाकलन करोगे तो कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। और आपको पता है निश्चित समाकलन का क्या नियम होता है? हम लोग क्या करते हैं, पहले x के स्थान पर b लिखते हैं फिर a लिखते हैं, इस तरीके से। तो ये चीज आई कैसे, वो प्रोसेस हम सीखने वाले हैं कि एफ बी माइनस एफ तो हम सीखे हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन वो पूरी कहानी कैसे हुई है वो अभी सीखेंगे दोस्तों। अर्थात यदि कैपिटल एफ फंक्शन का डेरिवेटिव यदि स्मॉल एफ है तो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एफ, और जब इस कैपिटल एफ एक्स फंक्शन में आप लिमिट लगाएंगे a से b, तो अपर लिमिट लगा करके फिर आप जब माइनस करके जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए, इस तरीके से। तो हमको यही चीज सिद्ध करना है दोस्तों, यही चीज हमको सिद्ध करना है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ दोस्तों, और चलिए अब अपन प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसका प्रूफ लिखा हुआ है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आराम से याद भी हो जाएगा। सिंस एफ इज बाउंडेड एंड आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी, अर्थात यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लोज इंटरवल ऐसा सिंस, चूंकि क्लोज इंटरवल ए बी में एफ परिबद्ध एवं रीमान समाकलनीय अर्थात बाउंडेड एंड आर इंटीग्रेबल है, अतः किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ इंटरवल ए बी, अंतराल ए बी के प्रत्येक विभाजन P के लिए जहां पे नॉर्म ऑफ P क्या है? डेल्टा से छोटा है, ठीक है, विथ नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा वी हैव। अब दोस्तों ये पूरी चीज कहां से आई? आप बोलोगे सर ये सब कहां से आया? ये सब पिछले वीडियो से आया। उस समय हम मतलब उस वीडियो में हमने लिमिट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, लिमिट डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी को डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें हमने इस लिमिट के द्वारा इस इंटीग्रल को वहां पे बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन f बाउंडेड और रीमान इंटीग्रेबल होता है किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में, तब अवश्य ही इस लिमिट का अस्तित्व होता है, और ये लिमिट जो है वो किसके बराबर होती है? इस इंटीग्रल के बराबर होती है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन पिछले टॉपिक से आया है दोस्तों, याद रखिएगा। लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 एसपीएफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, जहां ये एसपीएफ कौन है? इस एसपीएफ को अपन बोलते हैं रीमान सम। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीमान सम। ठीक है, तो उसी चीज को अपन ने लिखा हुआ है कि सिंस f is bounded and r integrable on closed interval a b, therefore for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for every partition p itna of closed interval a b with norm of p less than delta we have limit norm of p tends to 0 spf is equals to integration a to b f dx। इस तरीके से तो ये पूरा का पूरा जो है वो पिछले डेफिनेशन से आया हुआ है, इसको रीमान सम कहते हैं, और इसी में लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो ये इस इंटीग्रल के इक्वल होता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान से देखिए, ये जो आपको एसपीएफ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, इस एसपीएफ का मतलब ये होता है, देख लो आप। ठीक है, यही रीमान सम है, यही रीमान सम है। ठीक है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n एफ टी आई इंटू एक्स आई माइनस 1। ठीक है, जहां ये टी आई कौन है? टी आई जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो सब इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, उसका कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक पॉइंट है जिसका चुनाव बिल्कुल आर्बिट्ररी रूप से किया गया है। मतलब ये जो टी आई जो चुना गया है ना इस आई के सब इंटरवल से, वो एकदम कोई पर्टिकुलर या कोई एकदम स्पेशल या कोई विशेष पॉइंट नहीं, वो एकदम आर्बिट्ररी रूप से चुना गया है, अपनी इच्छा अनुसार चाहे जो चाहे वो चुन सकते हैं। तो ये आई के सब इंटरवल से ऐसे चुना गया, जैसे पहले सब इंटरवल से T1, दूसरे सब इंटरवल से T2, तीसरे से T3,
ऐसे आईवे से टी आई, 10वें से T10 इस तरीके से चुना गया है और ये रीमान सम इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको बहुत अच्छे से विस्तार से आप पिछले वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है। और सामने में जो लिमिट लगा है वो तो लगा ही है, जैसे यहाँ लगा है वैसे यहाँ लगा है। हमने केवल एसपीएफ की जगह पे इतना लिखा है, एसपीएफ है उसके जगह पे हमने इतना लिखा है, ये उसकी डेफिनेशन होती है। और जो राइट साइड में जो है वो तो है ही, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये बहुत फेमस थ्योरम है, आपने पढ़ा हुआ होगा इसको। तो अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन कैपिटल एफ इन ith सब इंटरवल xi-1 to xi वी हैव। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से आया हुआ है, ठीक है। अपन पढ़े थे, याद करो, अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अपन लैग्रेंजेस थ्योरम जब अपन पढ़े थे तो अपन बोले थे कि यदि कोई फंक्शन एफ इस प्रकार है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तब कोई एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार होगा कि इस स्टेप से पूरा आप लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट याद कीजिए, हमने पूरा ऐसा पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो क्या पढ़ा था अपन ने, याद करो। अगर किसी फंक्शन के लिए अगर मैं मान लो कैपिटल एफ लिख रहा हूं तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, जहां सी किस तरह से है, ए और बी के बीच है, देख लो आप इस तरीके से। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। तो ये जो जैसे मैं यहाँ पे इंटरवल ए बी के लिए लिखा हूं ना, तो वही अभी इंटरवल किसके लिए लिखा हुआ है, xi-1 से xi के लिए लिखा हुआ है। जैसे ये पूरे इंटरवल ए बी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस इंटरवल में लिखा है, इसलिए बी के स्थान पर आपको ये, यानी ये राइट एंड पॉइंट और ये लेफ्ट एंड पॉइंट, तो यहाँ पे बी की जगह इसको देखो और ए की जगह इसको देखो, और इस तरीके से लिखा हुआ है। और ऑब्वियसली बात है, सी के स्थान पर आपको टी आई दिख रहा है, टी आई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल xi-1 to xi, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो वहीं से ये आया हुआ है। चलिए अब क्या करना है सर, ये कहाँ के सर, ये कहाँ, ये वाली गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके ना इस पे यहाँ रोके हैं, इसका काम अब बाद में लिया जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अपन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाए हैं, अब क्या करना है वो सुनो। अब हम इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जा रहे हैं, ये देखो ले जा लिए। और ये कौन है, ये है एफ डैश टी आई, और ये एफ डैश कौन है, यही तो स्मॉल एफ है, ये देखो शुरू में ही बोले हैं एफ डैश कौन है, स्मॉल एफ है। तो ये जो कैपिटल एफ डैश आपको दिख रहा है ना, उसके स्थान पर अब स्मॉल एफ यहाँ रख रहे हैं, देखो, यानी कि कैपिटल एफ डैश की जगह में क्या रख रहे हैं, स्मॉल एफ रख रहे हैं। ये देखो ये स्मॉल एफ हो गया, इसके जगह में स्मॉल एफ हो गया, तो ये एफ डैश टी आई है, तो ये एफ है ना भाई, एफ टी आई हो गया। एफ डैश की जगह पर स्मॉल एफ रखे तो ये एफ टी आई हो गया, और ये वाली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जा ही रही है, तो ये बाजू में पहुंच गई है, देख लो आप, ठीक है। ये चीज उधर पहुंच गई है और एफ डैश की जगह में अपन स्मॉल एफ रखती है। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला है, थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कारण अपन ने बता दिया भैया, क्योंकि जो एफ डैश है वो स्मॉल एफ के बराबर है। अब क्या कर रहे हैं, अब दोनों ओर हम लोग समेशन कर रहे हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है वो हो जाएगा एफ पी माइनस एफ ए। अब ये कैसे हुआ, तो इसको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स में बताया है। ये पूरा का पूरा एफ पी माइनस एफ ए हो जाएगा। कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ, चलो ये कैसे हुआ है, देखो मैं इसको इतने हिस्से को मिटाता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे समेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, i इज इक्वल टू 1 से n तक हुआ है, तो i की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाइए, पूरा n तक रखते जाइए, तो कितना हो जाएगा, i की वैल्यू 1 रखोगे तो fx1 माइनस fx0 मिलेगा, यहाँ रखोगे i की वैल्यू 1 तो fx1 माइनस fx0, फिर i की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, fx2 माइनस fx1, ठीक है ना भाई। उसके बाद क्या होगा, फिर i की वैल्यू 3 रखोगे fx3 माइनस fx2, और ऐसे चलते 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 लास्ट में आपको क्या मिलेगा बताइए, fxn माइनस fxn माइनस 1, और इसके ठीक पहले मिलेगा fxn माइनस 1 माइनस fxn माइनस 2। अब बताओ क्या कटेगा क्या बचेगा, ये क्या लिखा है fx1, ये क्या लिखा है fx1 माइनस में कटेगा, fx2 माइनस fx2 कटेगा, ठीक है। ये fx3 है ना दोस्तों, fx3 ऐसे ही बाद में एक और माइनस fx3 आएगा उससे कटेगा। ये fxn माइनस 1 लिखा है, ये देखो ये माइनस में लिखा है, ये प्लस में लिखा है, ये कटेगा।
ये ऐसे ही माइनस एफ एक्स एन माइनस टू लिखा है, इसके सामने में एक और आएगा, ये माइनस में प्लस में आएगा, वो उसके साथ कटेगा, तो सब मिला के बचेगा कौन, बचेगा मात्र ये और ये, अर्थात कौन बचेगा, आपके पास ये बचेगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो। और वास्तव में दोस्तों एक्स जीरो इसी को ए बोलते हैं और एक्स एन इसी को बी बोलते हैं, तो ये बी है ये ए है, तो कुल मिलाकर आपको मिल गया ना एफ बी माइनस एफ ए। इस तरीके से काम हुआ है दोस्तों। आई की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे, 1 रखने से आपको ये मिलेगा, 2 रखने से ये, 3 रखने से ये, और मिलते जा रहे हैं और सबको आप जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि समेशन है तो सारी की सारी चीजें जो है वो कट जा रही है, केवल कौन बचेगा, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो बचा हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास मिल गया एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए, और बाजू वाली चीज तो बेचारी वैसी की वैसी है, आप देख लो कुछ भी नहीं हुआ है, समेशन इतना। अब मैं दोनों और लिमिट ले लेता हूं दोस्तों, क्या ले लेता हूं, लिमिट। तो जब आप दोनों और लिमिट लेंगे, देखो मैं इस पक्ष को इस साइड लिखा हूं, ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज जो है वो इस साइड लिखा हुआ है, और मैंने लिमिट लगा लिया। लिमिट किस पे ले रहे हैं, नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं, तो नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो इस पे जो मैं लिमिट लिया उसको इस तरफ लिखा हूं, और इसको मैं उस साइड लिख लिया हूं, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। चलिए अब क्या होगा बताइए, अब गौर से देखिए इक्वेशन वन को, ये पूरा का पूरा जो चीज है दोस्तों, ये तो ये है, और ये इसलिए इस पूरे के पूरे जगह में देखो ये सेम है कि नहीं, आप देख लो, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हो, तो इस तरीके से इक्वेट हो जाएगा। या आप चाहें तो ये कहें कि भैया इस पूरे का मान जो है वो समीकरण 1 में देखो इतना है, तो इसको हटाओ और इसका जो मान इतना है उसको उठा के लाओ, ये आ गया उसका मान, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो इसका मान इक्वेशन 1 से रखा गया है। और अब ये एफ बी माइनस एफ ए, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटीज हो गए भाई, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो इसमें लगाओगे तब भी आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि अब ये क्या है, एफ बी क्या है, पॉइंट बी पर फलन का मान, एफ ए क्या है, पॉइंट ए पर फलन का मान, कैपिटल एफ है ना भाई, फलन यहाँ पे कौन है, कैपिटल एफ, तो इनका मान मतलब ये फिक्स्ड राशियां हैं, ठीक है, इसलिए एफ बी माइनस एफ ए रहेगा, लिमिट का इस पे कोई असर नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया, और ये जो है वो इक्वेशन 1 से ये समाकलन ए टू बी एफ डी एक्स हो चुका है, और यही आपको सिद्ध करना था, बताइए, और सिद्ध हो गया। और बताओ इसमें क्या कठिनाई है, बताओ, इतना सरल सिंपल तरीके से बना हुआ है दोस्तों, सिंपल बढ़िया प्रूफ भी हो गया मस्त, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप पिछले सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझाया गया है। वीडियो क्रमांक 1 से शुरू करते हुए आप सारे वीडियोस देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा आपके ग्रेजुएशन में भी, और साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत हेल्प करेगा ये चैनल। आपको जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये थ्योरम आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।